तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 पेपर सेट नंबर 5, जहां पर आपको हूबहू एग्जाम वाली फीलिंग आने वाली है। और एग्ज़ाम डेट आपकी 24 जून है, आप सबको पता है। तो 24 जून से जो प्रश्न हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं, या 4 प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न करवा चुके हैं, वही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसा अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और वन रक्षक के एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न हमारी पीडीएफ से देखने को मिल रहे हैं ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 50 तक नंबर डाल लीजिए, ठीक है। 10 के 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए और शुरुआत कर दीजिए हमारे साथ में इस प्रैक्टिस सेट की। और आपको बताना भी है कि आपके कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं। बिल्कुल जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी से हम शुरुआत करने वाले हैं। बताइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। बताइए, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर के कौन सा शास्त्र पढ़ लिया है? ये उद्धव और गोपियों का संवाद है, वहां से ये प्रश्न पूछा गया। बताइए, समाज शास्त्र पढ़ लिया है, अर्थशास्त्र पढ़ लिया है, राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, या फिर नीति शास्त्र पढ़ लिया है? बताइए कौन सा शास्त्र पढ़ लिया है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, गोपियां उद्धव से कह रही हैं भैया कृष्ण ने मथुरा जाकर के राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। अच्छा, ऐसा गोपियां क्यों कह रही हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। तो सूरदास के पदों में गोपियां व्यंग्य करते हुए कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि जो हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं, वो राजनीति पढ़ के आ गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे अब प्रेम के बजाय कूटनीति से काम ले रहे हैं और उद्धव के माध्यम से योग का संदेश दे रहे हैं। देखो क्या हुआ था, श्री कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा था कि गोपियों के पास में जाओ, गोपियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो लोग काम धाम कुछ नहीं कर रही हैं, बस हमारे जो है मतलब कि याद में तड़प रही हैं, तो उनको तुम समझा करके आओ। तो ऐसा कहने के लिए श्री कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा था। उद्धव जब गोपियों से मिलने गए तो उद्धव देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि गोपियां कृष्ण से कितना ज्यादा प्यार करती हैं। और जब उद्धव आए तो गोपियों ने कहा, अरे भैया इसका मतलब है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी कि हरि जो है, जो भगवान कृष्ण है, वो मथुरा चले गए हमको छोड़ करके, तो वहां पर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, मतलब तुमको अपना दूत बना करके भेजा है। तो ये सारा व्यंग कसते हुए गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं। ये आपके सिलेबस में दिया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, परशुराम लक्ष्मण संवाद से है। देखिए, सीता स्वयंवर में परशुराम जी का अत्यधिक क्रोध होने का मूल कारण क्या था, मुख्य वजह क्या थी जिसकी वजह से परशुराम जी को क्रोध आया था? और तुलसीदास जी ने इसका वर्णन अपने जो है परशुराम राम लक्ष्मण संवाद में किया गया, आपके सिलेबस में दिया है। राजा जनक का व्यवहार, लक्ष्मण के व्यंग्यतापूर्ण वचन, राम की अत्यधिक विनम्रता, या फिर शिव जी का धनुष टूटना, मूल कारण क्या था जिसकी वजह से वो गुस्सा हुए थे? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिव जी का जो धनुष टूट गया था, ये मूल कारण था जिसकी वजह से परशुराम जी गुस्सा हुए थे। तो देखिए, सीता स्वयंवर में जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी ने अपने आराध्य भगवान शिव के धनुष टूटने का समाचार पाकर और उसको टुकड़ों में देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। यही मेन रीजन था जिसकी वजह से परशुराम जी को गुस्सा आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, देखिए कि अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का एग्जाम चल रहा है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स जो हमने जेल प्रहरी के लिए तैयार किए थे, भाई एमपीएसबी एपटेक को हम अच्छे से पहचानते हैं। किसी ने भी पर्यावरण नहीं पढ़ाया था साइंस में, लेकिन हमने कहा था मेरे भाई पर्यावरण आएगा, एमपीएसबी एपटेक पर्यावरण पर फोकस करेगा। और हमने अपने टॉप 500 वाली जो पीडीएफ बनाई थी साइंस की, उसमें हमने पर्यावरण की 150 प्रश्न दिए थे, वो आज काम आ रहे हैं जिन लोगों ने नोट्स लिए थे। तो बिल्कुल एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हमने आपकी परीक्षा मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जो आपको मात्र 149 रुपए में मिल रहे हैं। और इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ये सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे बढ़िया सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक तरफ सिलेबस रख लेना और एक तरफ हमारे नोट्स रख लेना, एक एक पॉइंट मिला लेना, सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करा रखे हैं, 5 के 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। टारगेट हमारा है 15 प्रैक्टिस सेट कराने का कम से कम, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। आपके एग्जाम तक कोशिश तो रहेगी 20 करा दें, लेकिन 15 तो कम से कम कराएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। इसके अलावा टॉप 100 जो सीरीज हमने चालू की, यानी कि हर एक टॉपिक के टॉप 100 एमसीक्यू भी करवाएंगे, और लगभग 550 एमसीक्यू हम ग्रुप में डाल चुके हैं। और आगे आपके एग्जाम तक 4000 के आसपास आपको हम एमसीक्यू दे देंगे जो लोग नोट्स लेंगे, ठीक ना। इतना सब कुछ आपको मात्र 149 में मिल रहा है, और कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है। छोटी सी प्रक्रिया जिससे आप सीधे नोट्स पा सकते हैं, कोई ऐप वगैरह नहीं। ये क्यूआर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे पीडीएफ नोट्स, सारे टॉप 100 पीडीएफ, इसके अलावा टॉप 500 भी हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम से 7-8 दिन पहले, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस माध्यम से आप जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और जिसका जेल पेरी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है वो 189 रुपए में कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। डेली एग्जाम एनालिसिस हम करा रहे हैं, वो भी आप देखिए। और जो लेटेस्ट प्रश्न आए हैं एमपी जेल पेरी में, उनके भी कुछ प्रश्नों को हमने इस सेट में रखा, जिससे हमको एक आइडिया लग सके कि एप्टेक किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, जल्दी से नोट्स लेकर ही ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय क्या करना अधिक उचित समझा है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौन रहकर दूसरों की कथा सुनना। जयशंकर प्रसाद ने कहा भैया हम अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे, हम तो भैया मौन रह करके दूसरों की आत्मकथा सुनेंगे। तो देखिए, आत्मकथा कविता में कवि जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों से कहते हैं उनका जीवन बहुत सामान्य रहा है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है हमारा जीवन। ठीक है, वे अपनी दुर्बलताओं का बखान करने की बजाय मौन रहकर दूसरों की आत्मकथाएं और व्यथाएं जो है सुनना अधिक पसंद करेंगे, ऐसा जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 ये देखिए, कविदेव से पूछा गया है। कविदेव ने अपने एक कवित्व में बसंत ऋतु का वर्णन किस रूप में किया है? किस रूप में बसंत ऋतु का बखान किया है कविदेव जी ने? 4 ऑप्शन आपके सामने, महान योद्धा के रूप में, नवजात बालक के रूप में, क्रोधी राजा के रूप में, या एक तपस्वी के रूप में। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक नवजात बालक के रूप में वो बसंत ऋतु को देखते हैं। जैसे बसंत ऋतु जैसे एक नवजात बालक खिलखिलाता है, वैसे बसंत ऋतु के आने पर पूरा मौसम जो है खिलखिलाने लगता है, इसलिए उन्होंने एक नवजात बालक के रूप में बसंत ऋतु को कहा है। देखिए, रीतकालीन कवि देव ने अपने कवित्व में बसंत ऋतु का मानवीकरण करते हुए कामदेव के नवजात शिशु यानी बालक के रूप में चित्रित किया है। पेड़ की डालियां उसका पालना है और हवा उसको झुला रही है, ऐसा कविदेव जी का कहना है। ये प्रश्न बनेगा भाई, पेड़ की डालियों को क्या माना है? तो पेड़ की डालियों को पालना माना है। ठीक है, 5 नंबर, उत्साह कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों से क्या आह्वान किया है? उत्साह नामक कविता पहली बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। उन्होंने बादलों से क्या कहा है? चुपचाप रिमझिम बरसने को, घोर गर्जना करने को, बिना बरसे लौट जाने को, या हवा के साथ उड़ जाने को। सही आंसर आपका बी हो जाएगा, घोर गर्जना के साथ बरसने को, ऐसा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। देखिए, उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि निराला ने बादलों को क्रांति, नवजीवन और चेतना का प्रतीक माना है। वे बादलों से चुपचाप बरसने के बजाय घोर गर्जना करने का आह्वान करते हैं ताकि समाज में क्रांति और नया उत्साह पैदा हो सके। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, कल एक भाई ने हमारे पास में स्क्रीनशॉट भेजा है, कोई सर हैं, अब आप सब लोग जानते हैं उनको, तो वो हमारे सीधे सीधे हमारे नोट्स उन्होंने परचेज किए हैं, ग्रुप में ऐड है। अब किस नाम से है मुझे नहीं पता, हमारे नोट्स को वो सीधे सीधे हमारा नाम चेंज करके और जो है लोगो चेंज करके वो अपने ऐप में डाल रहे हैं। ठीक है, 299 का बेच रहे हैं। तो भाई आप लोग किसी से भी नोट्स खरीदने से पहले ये बात अच्छे से देख लेना कि हमारे नोट्स बहुत सारे लोग डाउनलोड करके अपने अपने ऐप में बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो 299 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जब हम आपको 149 में दे रहे हैं। और मेरे भाई उन सर से भी मेरा निवेदन है, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जो जितने भी ये अभ्यर्थी हैं, ये ऑलरेडी भाई व्यापम की मार से वैसे ही परेशान है। ठीक है ना, व्यापम अलग अलग नए नए नियम ले आ रहा है और आप लोग उनसे इतना और जो है पैसा वसूल कर रहे हो। हमने 149 किस लिए रखा है कि गरीब से गरीब छात्र भी इस नोट्स को परचेज कर सके, जिससे उसका भी काम चल सके और हमारा भी काम चल सके, क्योंकि हमारे पास में पूरी टीम है, उनको भी पेमेंट वगैरह करना पड़ता है ना। तो कम से कम प्राइस हमने रखने का प्रयास किया है। ठीक है, और आप हमारे नोट्स को लेकर के 299 300 रुपये में बेच रहे हो, ये गलत है। ठीक है ना, अरे भाई बेच रहे हो तो बेचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम जो प्राइस हमने रखा उतने में तो बेचो, है ना। पहली बात आप कंटेंट ले रहे हो। इसके बाद और सुनो, इसके अलावा 199 का वो क्या बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, यानी कि टेस्ट सीरीज, वो भी हमारी टेस्ट सीरीज के प्रश्न सीधे सीधे वहां पर कॉपी किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब पहले तो वो 300 रुपए का आपको दे रहे हैं नोट्स, उसके बाद 199 का प्रैक्टिस सीरीज दे रहे हैं, लगभग 500-550 रुपए आपसे ले रहे हैं। और जो हम आपको कंटेंट यहाँ पर मात्र 149 में दे रहे हैं, सारे टॉप 100, सारे जो है प्रैक्टिस सेट, सारी थ्योरी, सब आपको 149 में दे रहे हैं। वो महाशय आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है मेरे भाई, ठीक है ना, बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोच लो, आपका काम भी चल सके, मेरा भी काम चल सके और बच्चों का काम चल सके, इस हिसाब से कार्य कीजिए। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग देख लेना भाई नोट्स लेने से पहले किसी से, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को सूंघकर खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा, अपनी खानदानी रईसी और नवाबी शान दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरे के फाकों को सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। यहां पर देखते हैं, नवाब साहब ने सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करते हुए लेखक के सामने अपनी नवाबी शान, कृत्रिम जीवन शैली और खानदानी रईसी का दिखावा करने के लिए खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लिया और फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह आपके सिलेबस में दिया गया है पाठ, वहां से यह प्रश्न पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मन्नू कंकरिया ने लेखिका मधु कंकरिया ने गंगटोक को किस नाम से संबोधित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है गंगटोक को। आइए डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, लेखिका ने गंगटोक शहर की खूबसूरती को देख करके उसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोग पहाड़ी निवासियों ने अपने अथक परिश्रम और संघर्ष से उस दुर्गम पहाड़ी शहर को इतना सुंदर और जीवंत बना दिया है। ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है मेरे भाई, वहां से लेकर आ रहे हैं। अब अगर आपने ये पाठ पढ़ा होता तो आपको समझ में आता कि ये कौन सा पाठ है, क्या है। ठीक है ना? अब पाठ आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आपको समस्या हो रही होगी कि ये क्या है, क्या हो गया, कहाँ से आ गया, है ना? तो ये सारे पाठ आपको पढ़ लेने। वैसे सिलेबस जो हमने आपको नोट्स दिए हैं ना, उसमें हमने बहुत सारे जो है पाठों का पीडीएफ भी डाला है, क्वेश्चन आंसर्स भी डाले हैं, तो वो आप लोगों को देख लेना है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 8, साहित्य में शोक किस रस का स्थायी भाव माना जाता है? तो शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव माना जाता है। कई बार आपको बता रखा है। देखिए, तो भारतीय काव्य शास्त्र में करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति के वियोग, मृत्यु या किसी अनिष्ट के कारण हृदय में जो शोक या दुख उत्पन्न होता है वही जो है करुण रस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, 1 मिनट, आंसर भी दिख गया आपको। प्रश्न नंबर 9 है, चौपाई छंद की विशेषता क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप आंसर लगा चुके होंगे। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें चौपाई छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो 16-16 मात्राएं, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभुष दशरथ अजर बिहारी। इसको जब आप काउंट करेंगे तो वहां पर आपको मात्राएं 16 मिलेंगी। और ये हूबहू प्रश्न कल फर्स्ट शिफ्ट एमपी जेल प्रहरी वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो छंद वगैरह ना, इसमें मात्रा काउंट करने के लिए भी पूछा जा रहा है। ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आपको हमने बता दिया। आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो कि हिंदी का आखिरी होगा और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा आपके कितने नंबर आए हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कई बार बताया, अगर चीजों का रिपीटेशन होता है, ता 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 का रिपीटेशन हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एप्टेक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके हिंदी में 10 में से कितने नंबर आए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स की ओर। देखिए, मैथमेटिक्स में आज का पहला प्रश्न है, यदि p और q दो भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF क्या होगा? भाई HCF क्या होता है? जो दोनों में मिले। ठीक है ना? जैसे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल केवल खुद से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया। इनका एचसीएफ करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणा 1 हो जाएगा, 5 गुणा 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में जो मैच कर रहा होता है वही एचसीएफ होता है। तो क्या मैच कर रहा है बताइए? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी 1 मैच कर रहा है। तो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और बाकी यहां पर हमने सॉल्यूशन भी आपको करके बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए, द्विघात समीकरण, यानी ये आपकी बहुपद दिया गया है, आपके सिलेबस में वहां से है। एक द्विघात बहुपद ax² bxc के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? आज आपसे नियम वाले प्रश्न हमने इसमें रखे हैं। नियम क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। तो बताइए, शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या सूत्र का प्रयोग करते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपने आंसर लगा ही लिया होगा। चलिए आंसर आपको बता देते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी बटे ए। शून्यकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है वो सी बटे ए होता है। और अगर आपसे शून्यकों का योगफल पूछें तो आपको माइनस बी बटे ए लिखना है। ये दोनों अगर आपको याद रहेंगे तो आप बहुपद वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, बाकी इसके ऊपर टॉप 100 वीडियो बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझा देंगे। अभी द्विघात समीकरण के ऊपर हम टॉप 50 प्रश्नों की ट्रिक वाली वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक हमने जो है, जिसकी पीडीएफ जो है नोट्स के साथ में आपको दे दी है, ट्रिक वाली, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देख लीजिए, 1 मिनट। ये भी नियम वाला ही प्रश्न है, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो इसका कोई हल नहीं है। अगर इस समीकरण का कोई हल नहीं है तो आप बताइए कौन सा कथन इसमें से सत्य है, कौन सा नियम इसको फॉलो करता है जिसका अर्थ होता है कोई हल नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्या ये सही है? या फिर a1/a2 बराबर b1/b2, क्या ये सही है? या फिर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के? बताइए कौन सा सही है? तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर शून्यकों का अनंत मतलब कि कोई हल ना हो,
क्या हो, कोई हल ना हो, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए a1/a2 को b1/b2 के तो बराबर होना पड़ेगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना पड़ेगा। तो ये नियम आपको ध्यान रखना, यहीं से प्रश्न बना सकते हैं कि इनमें से कोई हल नहीं है के लिए कौन सा नियम फॉलो करता है, तो ये वाला नियम फॉलो करेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख लेना। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको सिलेबस में दिया गया है। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मतलब सिलेबस का आता पता नहीं है, एसएससी के सिलेबस का प्रैक्टिस सेट बना के करवा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब सीपी, एसपी, एसआई, सीआई, भैया ये आपके सिलेबस में दिया ही नहीं, कहाँ लगाए पड़े हो भैया, है ना। टाइम और खराब कर रहे हो बच्चों का। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स बना रहा है या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा है वही करो, समय बर्बाद मत करो मेरे भैया, है ना। चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c के दो बराबर और वास्तविक मूल होने की क्या शर्त होनी चाहिए, बताइए। दो बराबर हो और वास्तविक मूल हो, इसके लिए क्या शर्त होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर, अब देखिए किसी ने पेमेंट किया है ना, तो अगर आप पेमेंट करते हैं और हम वीडियो बना रहे होते हैं तो ऐसे में नोट्स थोड़ा लेट सेंड हो पाते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप बस लास्ट सीन देख लिया करो कि सर व्हाट्सएप पर लास्ट सीन कितनी, मतलब कब लास्ट टाइम आए हैं, ठीक है ना, वही देख लो। जैसे हम आते हैं व्हाट्सएप पर तुरंत हम आपको नोट्स भेज देते हैं, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। फोन वोन मत लगाया करो मेरे भाई ना, इतना समय नहीं रहता फोन उठाने का। ठीक है, चलिए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, b² - 4ac बराबर 0। ये नियम फॉलो करेगा, b² - 4ac बराबर 0। ये नियम फॉलो करेगा कब, जब दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, तो ये नियम लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए एक मिनट, उसको नोट्स भेज ही देते, नहीं परेशान होंगे भैया, घबरा जाते हैं कि भैया पेमेंट कर दिया नोट्स नहीं आए। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। चलिए त्रिभुज से प्रश्न पूछा गया भाई, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपको सॉल्यूशन करा देते हैं। प्रश्न का आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन सर कैसे हो जाएगा वो भी बता दीजिए। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी इन्होंने कह रखा कि तीनों भुजाएं 2a और 2a हैं। अब क्या पूछा, शीर्ष लंब की लंबाई, तो शीर्ष लंब ये रहा। ठीक है, अब ये जो शीर्ष लंब है ना, इस आधार को दो बराबर भागों में तोड़ेगा, यानी कि ए में तोड़ दिया और ए में तोड़ दिया। भाई दो 2a है ना, और 2a का आधा इस साइड हो जाएगा, आधा इस साइड हो जाएगा, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। पेन चेंज कर ले, ये कर लेते हैं। आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर बताना है कि भाई शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ये लंब की लंबाई आपसे पूछी है, तो यहाँ पर पहले इस चित्र को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब बताओ अब कैसे इसको करना है। देखो हम ये जानते हैं भाई, कर्ण का जो वर्ग होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है ना, तो जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लंब हो गया आपका और ये आधार हो गया। तो अब इस इतने चीज को तो आप भूल जाओ, क्योंकि दोनों बराबर, ये इधर भी बराबर इधर बराबर, इसको भूल जाओ। हमको इसकी लंबाई निकालनी, चाहे कोई भी पार्ट आप ले सकते हो, चाहे इस साइड वाला ले लो चाहे इस साइड वाला ले लो। तो हमने इस साइड वाला ले लिया। ठीक है, तो हमको कर्ण मिल रहा है, कर्ण क्या है, कर्ण है सर 2a। तो भाई हमने 2a का स्क्वायर कर दिया। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग क्या है, लंब का वर्ग तो सर हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो लंब का वर्ग हमसे पूछा तो लंब को लंब ही रहने दो, यानी कि लंब का वर्ग हमसे पूछा है। ठीक है सर, ओके। फिर क्या है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या है, आधार सर ए है, तो ए का वर्ग कर दो, ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आप निकाल सकते हो 2a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो ए स्क्वायर है इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो किसमें, माइनस में आ जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहां पर लंब का स्क्वायर पूछा गया। ठीक है, इतना आ गया। अब 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा सर, और यहां पर लंब का स्क्वायर है। अब यहां से स्क्वायर हम हटा दे रहे हैं, जैसे ही यहां से स्क्वायर हटाएंगे इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन सर हमारे इसमें तो कहीं पर ऐसा दिया नहीं कि अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर, तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो भैया इसका अंडर रूट हटा देते हैं। जैसे हमने इसका अंडर रूट हटाया, यानी कि ये जो a स्क्वायर अंदर था ना, ये जब बाहर आएगा तो अकेला आ जाएगा, पर 3 बेचारा अकेला है अंदर, वो ना बाहर निकलने वाला ना निकलने वाला, तो ऐसा ही रख दो भैया, a√3 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। ठीक है ना, चलें आगे बढ़े, सारी बातें समझ में आ गई ना, प्यार से समझाया, बढ़िया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो बाकी सॉल्यूशन जो है वो हमने यहाँ पर दे दिया है, अच्छे से आप सॉल्यूशन भी देख लेना, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी आपके एग्जाम मतलब सिलेबस में दी गई है, लेकिन बहुत हाई फाई नहीं आने वाली, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बताइए साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भैया हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने एक नियम पढ़ रखा है सर। क्या पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का मान सर 1 होता है। बस यही नियम तुमको पता है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। अब इसमें तो मान मत रखने लग जाना, मान रख के निकाल रहे 1/2 रखो, 2 का स्क्वायर करो, कुछ नहीं करना भैया। नियम ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कुछ नहीं करना, एक ही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना भैया, ठीक है ना, एक ही आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे नियम से प्रश्न पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री के नियम से, है ना। ये रहा सॉल्यूशन, आप अच्छे से देख लेना। प्रश्न नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक जो वृत्त है ना, एक जो वृत्त है, उस वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बताइए। एक वृत्त की, ये तो सीधे सीधे भाषा वाला प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक वृत्त जो है उसकी कितनी समांतर जो है रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त से केवल केवल 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि जो है ना, ये दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त के व्यास के दोनों विपरीत सिरों पर होती हैं, ठीक है ना। तो जो वृत्त का व्यास होता है इसके दोनों विपरीत सिरों पर होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है, समांतर रेखाएं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको याद रखना। एक वृत्त में अधिकतम केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं, बोल रहा है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त के व्यास के दोनों विपरीत सिरों पर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृत्त वाला भी प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है भैया यदि एक बेलन है, यदि एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये अब बस आपको केवल इसका वो याद होना चाहिए, क्या आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको आयतन का सूत्र याद है तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। बताइए जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। देखो पहली बात, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू सही रहता है बिल्कुल, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है। और इसके नीचे लिख दो क्या, शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर शंकु के आयतन का। ये दोनों तो कट ही जाएंगे, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट ही जाएगा, ये तो फालतू में ही दे रखा था। तो बचेगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा बेचारा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। 3:1 हमारा आंसर होगा। कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, आगे बढ़ लेते हैं। मैथ में थोड़ा सा हम समय लगाते हैं, इसीलिए 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 100 प्रश्न लेकर आएंगे फिर जल्दी जल्दी होती है, जल्दी प्रश्न खत्म करो, जल्दी प्रश्न खत्म करो, है ना। क्योंकि 100 प्रश्न नहीं तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। इतना समय कहाँ है सब लोगों के पास में, ना आपके पास में ना हमारे पास में। हमको तो प्रैक्टिस करना अच्छे से, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, परिमेय संख्या 17/8, 17/8 एक परिमेय संख्या है, का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद में शांत हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इसके लिए हमने आपको शुरू में ही एक ट्रिक बताई थी कि जब भी दशमलव प्रसार की बात की जाए तो जो चीज नीचे दी गई है उसको उसके ऊपर घात में चेंज कर दो। तो भाई 17 ये हो गया, ठीक है। अब 8 जो है वो किसकी घात में चेंज हो सकता है, अधिकतम किसकी घात में चेंज हो सकता है सर, 2 की घात 3 में ही चेंज होगा, और 8 किसी में भी चेंज नहीं होगा। कैसे होगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब जब आपसे ये पूछा जाए कितने दशमलव स्थानों के बाद में शांत होगा, तो जो नीचे हमने डिवाइड किया है, जो नीचे हमने तोड़ा है, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ तो एक ही है, और कई कई संख्याओं में 2 की घात 5, 2 की घात 3 भी होती है, यहाँ तो 2 की घात 3 में ही टूटेगा। सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2 की घात 3 होगी, जो कि हमारे अब जो 3 है ना ऊपर, जो सबसे बड़ी घात है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, इसमें परेशान नहीं होना है। फिलहाल इसका आंसर 3 हो जाएगा। जब परिमेय संख्या कोई दी गई हो, जैसे ये दी गई 17/8, परिमेय संख्या जानते हैं ना, जिसको a/b में लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ये जो दशमलव प्रसार है ना, कितने दशमलव स्थानों के बाद में शांत हो जाएगा, हाउ मैनी प्लेस डेसिमल जो है वो टर्मिनेट होना बंद हो जाएगा, बताइए। तो हम जानते हैं भाई ऊपर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, क्यों, ऊपर का 17 किसी में टूटेगा नहीं। नीचे जो भी दी गई हो इसको उसकी बड़ी से बड़ी घात में तोड़ेंगे। भाई 8 को किस में तोड़ सकते हैं सर, 2 की घात 3 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 25 होता, 25 होता तो 5 की घात 2 लिख देते, ठीक है ना। अभी फिलहाल 8 ही दिया है। अब इसमें आपको ये देखना, जो नीचे वाली संख्या होती है उसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता कि 5 की घात 5 आता, मान लीजिए यहाँ पर देते 5 की, यहाँ पर दिए होते 625, है ना, तो 5 की घात 5 में टूटता, तो सबसे बड़ा आंसर क्या होता, 5 होता। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, शांत दशमलव को हम सबसे बड़ी घात में काउंट करते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछ रखा है भैया। देखो इसकी ट्रिक भी आपको बता रखी है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री ऊपर अलग से हम ट्रिक वाली वीडियो बनाएंगे, परेशान मत हो ना भैया, अभी जेल पैरी का एग्जाम चल रहा है ना, आपके एग्जाम की डेट बढ़ेगी, ऐसे भड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को। कह रहे भाई 10a बराबर 4/3 है। हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा लाल बटे कक्का, इसमें क्या होता है, साइन कॉस 10। तो यहाँ पर लंब बटे आधार का मान 4/3 दे रखा है, यानी कि ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया है।
पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कि साइन का मान बताइए ना। हाँ, साइन ए की वैल्यू बताइए। अब साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए, लंब का मान तो हमें पता है कि ऊपर 4 आएगा, कर्ण कैसे निकालें? तो हमने आपको बता रखा है कि ये ट्रिपलेट होती है 3 4 5, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। अब यहाँ पर हमको पता है भैया ये जो है ये क्या है, लंब है, ये आधार है, तो बचा क्या 5, 5 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 4 बटे 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, 4 बटे 5 हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे आप अगर केवल मतलब लंब ही निकाल लेते ना, अगर आपको साइन का सूत्र ही पता होता ना, तब भी आपको आंसर मिल जाता। क्यों? साइन का सूत्र लंब होता है, और लंब तो हमको ऑलरेडी पता है 4 है। अब जिसके ऊपर 4 होगा वही आंसर होगा। देखो ये 3 बटे 5 है, कट जाएगा, 3 बटे 4 है, कट जाएगा, 5 बटे 4 है, कट जाएगा, सारे में 4 नीचे आ रहा है, हमको 4 ऊपर चाहिए, तो केवल ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग भी काम कर लेना है। अब यहाँ पर हमको आपको समझाना था, इसलिए हमने थोड़ा सा समय लिया। ठीक है मेरे भाई, बाकी सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। अब आप बताओ कि 10 में से आपके कितने नंबर आए साइंस में, सॉरी मैथ में। अब हम बढ़ते हैं साइंस की ओर, चलो साइंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखिए साइंस का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आइए देखते हैं। चलो चलिए प्रश्न नंबर 1 साइंस का, आइए देखते हैं। कह रहे हैं ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है, किसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अच्छा आपको एक बात बताएं, पर्यावरण से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, किसमें, पर्यावरण से प्रश्न आ रहे हैं जेल पेरी फॉरेस्ट गार्ड में। इसके जस्ट बाद आपका एग्जाम लगा हुआ भैया, पर्यावरण से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। आपके तो सिलेबस में अलग से दे रखा है, उनमें तो साइंस में दे रखा था, तुम्हारे में तो अलग से दे रखा है। नोट्स पढ़ लेना मेरे भाई, अलग से हमने कराया है, वन एवं वन्य जीव, इसका कंप्लीट थ्योरी नोट्स दिया है, हमारा पर्यावरण अलग से थ्योरी नोट्स दिया है, ये सब करके जाना मेरे भैया। ठीक है, बाकी टॉप 100 प्रश्न हम लेकर के आने वाले हैं, उनके लिए भी आपके लिए भी, दोनों के लिए एक ही वीडियो लाएंगे। टॉप 100 में हम आपको करवा देंगे पर्यावरण, है ना। चलिए फिलहाल हम आपको बता दें ओजोन परत के क्षय के लिए कौन जिम्मेदार है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां से निकलता है, हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारे एसी में से सीएफसी गैस निकलती है, जो ओजोन परत को जो है क्या कर रही है, बीच बीच में ओजोन परत में छेद कर रही है। छेद होने से क्या हो जाएगा, छेद होने से होगा सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो इस छेद में से डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी। डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से क्या होगा, पृथ्वी पर आने से जो हम इस तरह से हम मुस्कुरा रहे हैं ना, तो हमारे जो स्किन कैंसर की जो रोग होता है वो इन पराबैंगनी किरणों की वजह से हो सकता है। तो भैया एसी वगैरह कम चलाओ, गर्मी तो पड़ रही है लेकिन थोड़ा झेलना भी सीखो, है ना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो ये पूरा का पूरा फट जाएगा, सीएफसी वो क्या कहते हैं ओजोन परत, परेशान हो जाओगे फिर। ठीक है, चलिए ये रहा आपका आंसर, 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी हमने आपको दे दिया है, समझा देते हैं आपको, 85 प्रश्न तो करा नहीं, समझा देते हैं, क्या दिक्कत है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिंथेटिक रसायन है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एसी में शीतलक के रूप में किया जाता है। ये रसायन वायुमंडल के समताप मंडल पहुंचकर ओजोन परत को नष्ट करते हैं, जिससे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं और हमको नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए अगला देखिए, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी क्या होता है, पीओपी क्या होता है जानते हैं, जैसे हमको प्लास्टर चढ़ाया जाता है, मान लीजिए कहीं आप टूट गए मतलब भगवान ना करे किसी को चोट लगे, लेकिन मान लीजिए गिर करके आपकी हड्डी वड्डी टूट गई, तो फिर जो ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बता रहे हैं भाई जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 373 केल्विन होता है, ये कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जब जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सटीक तापमान पर गर्म किया जाता है, तो यह अपनी पानी के अणुओं को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। भाई पूछेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। बताइए कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक, मतलब धातुएं तो सारी विद्युत की सुचालक होती हैं भाई, लोहा हो गया, सोना चांदी, ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन एक अधातु भी है जो विद्युत की सुचालक होती है, इसमें करंट जा सकता है, वो है कौन, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। प्रश्न नंबर 4, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है। बताइए किसको हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, डीएनए को, आरएनए को, एटीपी को या फिर एडीपी को। सही आंसर हो जाएगा एटीपी। एटीपी अपनी जो ऊर्जा होती है ना वो हमको एटीपी में मिलती है, जैसे कि अमेरिका की करेंसी डॉलर हो गई, भारत की करेंसी रुपया हो गई, वैसे हमारी शरीर के ऊर्जा की करेंसी क्या होती है, तो वो होती है एटीपी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फुल फॉर्म भी इसकी देख लीजिए, मे भी पूछ सकते हैं ना। एटीपी, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग एटीपी के अणुओं के निर्माण में किया जाता है, जो बाद में शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ऊर्जा को हम जो है एटीपी में मापते हैं, ध्यान रखना है। अगला 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि की, मतलब हार्मोन जो है वो पौधों की वृद्धि को रोकता है। कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है या फिर एफसीसी अम्ल है।
सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो यहाँ पर रोकने का काम करता है, जबकि जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन होते हैं ये पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन हैं। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है, तो आप इन तीनों का नाम लेंगे। कौन सा कम करता है, तो आप इस डी वाले यानी कि एब्सिसिक अम्ल का नाम लेंगे। तो एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने का कारण बन जाता है मेरे भाई। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है, मानव नर पुरुष में लिंग गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा पाया जाता है, बताइए पुरुष में कौन सा जोड़ा पाया जाता है। तो पुरुष में XY पाया जाता है। फिर से आपको बता दें, महिला में ये मान लीजिए फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है, ठीक है। तो फीमेल में कौन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, फीमेल में दोनों X पाए जाते हैं, और जो मेल होता है इसमें X और Y दोनों पाया जाता है। तो अब जो बच्चा होगा ना वो लड़की होगा कि लड़का होगा वो इसके गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, महिला का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जो सास लोग कहती हैं अरे तू हमको बच्चा ना दे पा रही, एक लड़का ना दे पा रही, भैया उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसके जो हार्मोन्स होते हैं, इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो तो X ही होते हैं, ये तो दोनों X देती है। जो आपका बेटा है यानी कि जो आपका पुत्र है जिसको बड़े प्यार से कह रही हो भैया तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, इसकी गलती है भैया, ये XY में से क्या दे रहा है। अगर Y दे रहा है तो लड़की बनेगी, X दे रहा है तो लड़का बनेगा। तो इसके गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, ना कि इसके गुणसूत्रों पर, ठीक है। तो इस महिला को तो बेकार में बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो हमसे पढ़ रहे हैं ध्यान रखना, महिलाएं बहुत सम्मानजनक होती हैं, महिलाओं की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे पास में कौन सा गुणसूत्र जा रहा है, ठीक है। तो अच्छी से समझ लेना, आज के बाद में कभी अगर आपकी मम्मी या फिर कोई भी अगर किसी से कुछ कह रहा हो तो ध्यान रखना, उनको बता देना कि माता जी इनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, ठीक है। ध्यान रखना आगे से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखो इसमें ये भी देख लो कि महिलाओं में यह जोड़ा XX होता है जबकि पुरुषों में ये XY होता है। पिता का Y गुणसूत्र ही बच्चे के लड़का होने का निर्धारण करता है। पिता का Y, महिला का X, जब ये मिलेंगे तो लड़का बनेगा। पिता का Y और पिता का X और महिला का X, जब ये दोनों मिलेंगे तो लड़की बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जो मायोपिया होता है इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की चीजें तो दिखाई देंगी बहुत अच्छे से, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। नाम के विपरीत होता है, ध्यान रखना, नहीं कहीं परेशान हो जाओ। और ये प्रश्न कल आया इसलिए हमने इसको रखा। ये प्रश्न कल हूबहू MP वनरक्षक के फर्स्ट शिफ्ट में आया है, तो हमने कहा हूबहू इसको हम आज प्रैक्टिस सेट में रख देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये देखिए ये आपकी नेत्र है, ठीक है, प्रकाश आया यानी जो चीज आप देख रहे हैं वो आया। एक मिनट, क्या ही हो जाता है भैया, कहाँ थे ये था, ठीक है। ये देखो प्रकाश आया, यहाँ पर नेत्र बना दिया था हमने, है ना। एक मिनट, लाइट भी कम हो गई, लाइट बढ़ा दो। चलो कहाँ थे, नीचे आ जाते हैं। ये कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो यहाँ पर थे, है ना। ये लो ये नेत्र है, ठीक है ना। किसका नेत्र बन गया, ये मछली का है क्या। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई और जो इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पर बनना चाहिए था, पर वो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन रहा, रेटिना पर नहीं बन रहा तो कहाँ बन रहा, यहीं बन जा रहा, रेटिना पर नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे यहाँ पर। जैसे ही हमने अवतल लेंस लगाया तो ये जो यहाँ पर बन रहा था ना इसको ये फैला देगा, दूर फेंक देगा, और दूर फेंक करके रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना देगा, तो चीजें हमको दिखाई देने लगती हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा था ना ये प्रतिबिंब जाकर पीछे बन जाता है, आंख के पीछे बनता है। फिर हम क्या करेंगे, तो उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस क्या करेगा, इस प्रतिबिंब को खींच करके रेटिना पर ले आएगा, सिकोड़ देगा, और रेटिना पर जैसे ही बना वैसे ही जो है हमको दिखने लगता है। कल प्रश्न दो तरह से आया था, एक तो पूछा था निकट दृष्टि दोष वाला सेकंड शिफ्ट में, और पहली शिफ्ट में पूछा था कि मानव नेत्र में मतलब जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होगा। चलिए 8 नंबर, टमाटर में प्राकृतिक रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सबको पता है ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टमाटर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। थोड़ा स्पीड को तेज करें, है ना, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर के बनता है, आपको बता रखा है, पिताजी, 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 ठीक है ना। यानी तांबा और जिंक मिलकर के पीतल का निर्माण करता है। तो कहां पर है तांबा और जिंक, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता मिलकर के पीतल का निर्माण करता है। ये प्रश्न 101% आपके एग्जाम में आएगा। 10 नंबर देख लेते हैं, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहां से शुरू होता है, मुख्य रूप से कहां से शुरू होता है, तो मुख्य रूप से जो हमारी मुख गुहा होती है, जो हमारा मुंह होता है ना, यहीं से पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यहीं पर लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, तो जो भोजन होता है उसको पचाने का काम यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होती है, मुख गुहा से होती है, ओरल कैविटी या फिर माउथ से होती है। चलो ये आपके साइंस के 10 प्रश्न हुए, 10 में से आपके कितने नंबर आए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सोशल साइंस की ओर। ये देखिए बताइए, प्रश्न है वर्ष 1921 तक किसने स्वराज झंडे
का डिजाइन तैयार किया था? 1921 में किसने स्वराज झंडे का डिजाइन तैयार किया था बताइए? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज झंडे का जो डिजाइन था वो महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था और इन्होंने उसमें अपना चरखा रखा था, ठीक है। तो 1921 तक महात्मा गांधी ने स्वराज झंडे का डिजाइन तैयार कर लिया था। यह एक तिरंगा लाल, हरा और सफेद रंग का था। इसके मध्य में एक चरखा था जो स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। गांधी जी चरखा चलाते थे, आप सबको पता है, ठीक है। चलिए, गांधी जी से प्रश्न भर भर के आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि दे रखा है आपके सिलेबस में। गांधी जी के ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, इसके ऊपर ऑलरेडी 100 प्रश्न करवा के उसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल चुके हैं। चलिए, भारत में भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण एक्ट जो है वो 1972 में लागू किया गया था। अच्छे से ध्यान कर लेना, पर्यावरण का ये प्रश्न आपके एग्जाम में 101% आएगा, क्योंकि आप देखो एग्जाम में पर्यावरण को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा और आवासों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में लागू किया गया। इस नियम के तहत बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया और 1992 में प्रोजेक्ट हाथी चालू किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हाथी वाला 1992। चलो आगे बढ़े। मैग्नेटाइट निम्नलिखित में से किस खनिज की उच्चतम अयस्क होता है? किसका अयस्क है मैग्नेटाइट? तांबा का है, बॉक्साइट का है, मैग्नीज का है, फिर लौह अयस्क का है? सही आंसर आपका डी हो जाएगा। लौह अयस्क का जो है एक खनिज होता है, मतलब लौह अयस्क का ये जो है ओर होता है। तो लौह अयस्क का आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की सबसे उत्तम गुणवत्ता वाली किस्म है, जिसमें लोहे का अंश लगभग 70% तक होता है। इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण होते हैं जो इसे विद्युत उद्योग के लिए सबसे अच्छा बनाते हैं। तो विद्युत उद्योग में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग, संचार और परिवहन ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आप सबको पता है, कृषि प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत, उद्योग सेकेंडरी के अंतर्गत। तो ये बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये बैंकिंग वगैरह जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। तो बैंकिंग, संचार, परिवहन, व्यापार, शिक्षा जैसी सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय सेवाओं का सृजन करता है, ठीक है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है? यानी जो इंडिया में भी नियंत्रण कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है, जापान में भी कर रही है। तो इस कंपनी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे संयुक्त उद्यम। ये संयुक्त उद्यम इसमें ऑलरेडी मतलब हरा हो गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसको कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। कहते हैं भाई ओ अरे भैया वो तो एमएनसी में इंजीनियर है। एमएनसी का मतलब होता है कि भारत से वो लोग सिलेक्ट करेंगे, अमेरिका में ज्वाइनिंग दे देंगे, फिर कभी काम पड़ा तो तुमको जापान भेज दिया, काम पड़ा तो इटली भेज दिया। यानी कि बहुत सारे देशों में इनकी कंपनियां होती हैं और ये हर जगह भेजते रहते हैं, इसलिए इनको एमएनसी कंपनीज कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। बहुत पैसा देती हैं भैया इंजीनियर जितने लोग हैं। अब आप यहाँ अस्पताल सहायक की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियर तो कोई होगा नहीं कि है कोई? भैया बता दो इंजीनियर कौन कौन है, कौन कौन बीटेक कर रखा है इसमें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन कौन बीटेक कर रखा है, अस्पताल सहायक की तैयारी कर रहा है, बता देना भैया। होता है, अभी चपरासी में जो है एमपी में वैकेंसी निकली थी, एमबीए वाले फॉर्म भरे थे, ठीक है ना। सरकारी तो सरकारी है सर, सिक्योरिटी रहती है, भले पैसा कम हो। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। सबसे बड़ा लाभ क्या होता है सत्ता की साझेदारी का? तो सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ है यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक के पास में शक्ति नहीं होती है, सबके पास में शक्ति होती है, ठीक है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो दूसरा वाला टांग खींच देगा, तुमको हटा देगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये सामाजिक समूहों के बीच में टकराव की संभावना को खत्म करता है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एक अत्यंत आवश्यक तत्व है, क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच टकराव और हिंसा की संभावना को कम करती है, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। भाई एक के ऊपर एक रहता है, एक शेर के ऊपर सवा शेर है। अगर ये ज्यादा करेगा तो ये इसको खींच देगा, ये ज्यादा करेगा उसके ऊपर वो है वो खींच देगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि कोई समस्या नहीं होती है अपने पूरे जो है समाज में। चलो 7 नंबर देखो, भारत के उत्तरी मैदानों के निर्माण में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक योगदान है? उत्तरी मैदान कौन से होगा? जो उत्तर प्रदेश वाला जो गंगा यमुना का मैदान है, ये उत्तरी मैदान हो जाता है। कह रहे हैं उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, और यही पाई जाती है क्योंकि गंगा यमुना जो नदियां हैं वो अपनी मिट्टी को खींच करके ले आती हैं और वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यह कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है। आगे बढ़ते हैं। भाई हिमालय से मिट्टी कोई लेकर आ रहा है तो काम तो करेगी, बहुत अच्छा काम करती है ना। चलिए 13 अप्रैल 1919 को कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था बताइए? लाहौर में, दिल्ली में, अमृतसर में या फिर लखनऊ में? सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। अब ये मत कहना सर इतना सिंपल नहीं आएगा, इतना सिंपल भी आता है। ऐसा थोड़ी है कि पूरा पेपर ही कठिन बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत कठिन बनाएंगे तो 50% कठिन बनाएंगे, 50% सरल, लेकिन ज़्यादातर होता है 17% जो है वो सरल होता है, 30% कठिन होता है, और जो सिलेक्शन होता है वो इन्हीं 30% पर जिसका कब्जा होता है उसी का होता है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है एकदम खतरनाक सा बना दे, तुम बाहर आकर के गाली दो, अरे ये क्या बना दिया है, तो 70% तो सरल देते हैं, इतना तो सब कर लो, और जो 30% कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपके इसके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। 9 नंबर पर चलते हैं। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? तो अंकलेश्वर में क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पाद जो होता है, ये आपको अंकलेश्वर गुजरात में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपके सामने। ग्रामीण भारत में ऋण क्रेडिट का सबसे प्रमुख और औपचारिक स्रोत कौन सा है? तो ग्रामीण भारत में लोग कहां से पैसे लेते हैं? औपचारिक की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका जो है बात यहां पर की जा रही है फॉर्मल की। फॉर्मल में क्या होता है, चलो आंसर देखते हैं फिर आपको बताते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा, इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर्मल का अर्थ होता है जहां पर कागजी कार्रवाई हो। इनफॉर्मल का अर्थ होता है जहां पर डायरेक्ट पैसा किसी से भी ले लो, कह दो भैया तुमको बाद में दे देंगे। तो कागजी कार्रवाई भारत में कहां पर होती है? तो वाणिज्यिक बैंक और जो सहकारी समितियां होती हैं, गांव वाले यहां से कागजी कार्रवाई के द्वारा अपना लोन ले सकते हैं। यहां पर टैक्स वगैरह मतलब वो ब्याज वगैरह नहीं लगता है ना। और अगर सेठ साहूकार के पास में जाओगे तो सेठ साहूकार जो है ब्याज लेते हैं, तो ये इनफॉर्मल हो जाता है। अगर सेठ साहूकार से पैसा ले रहे हो तो इनफॉर्मल हो जाएगा, और अगर बैंकों से कागज के माध्यम से ले रहे हो तो फॉर्मल हो जाएगा, यानी कि औपचारिक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर आप सॉल्यूशन कर लेना। हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। सोशल साइंस में कितने नंबर बने हैं आप बता दीजिए, ठीक है। चलो इंग्लिश का पहला प्रश्न, ये आपका जो हमने आपको ये वाली पोएम नहीं सॉरी ये पार्ट है इंग्लिश का, ए लेटर टू गॉड, इसको बहुत अच्छे से आपको हमने समझा रखा है, वीडियो भी बना रखी है। 2 वीडियो हमने कराई, एक ए लेटर टू गॉड कराई और एक नेल्सन मंडेला वाली कराई। लेकिन फिर हमने देखा कि आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है वीडियो देखने में, है ना, पार्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, केवल एमसीक्यू करने में इंटरेस्ट है। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब आपको पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, एमसीक्यू करवा देंगे सारे के सारे, और इसके एमसीक्यू पर ही काम चल रहा है। सारे एमसीक्यू आपको हम करवा दे रहे हैं। चलो आप लोग जो है देख लेना, पार्ट आप खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ लेना है। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ए लेटर टू गॉड व्हाई डिड लेंचो स्पेशली आस्क फॉर 100 पेसोज, यानी कि जो पाठ में दिया गया ए लेटर टू गॉड उसमें लेंचो जो है वो 100 पैसे किस लिए मांगता है? मेन रीजन क्या था बताइए? बाई अ न्यू पीस ऑफ लैंड, यानी कि नया खेती का जो है जमीन खरीदने के लिए। टू सॉ हिज फील्ड अगेन एंड लाइव अंटिल नेक्स्ट क्रॉप, यानी कि इनका कहना है कि वो अपने खेत को पुनः जोतना चाहता था और अगली कृषि तक के लिए वो मतलब जिससे उसका भरण पोषण हो सके, इसके लिए उसको 100 पैसे चाहिए थे। या फिर टू पे ऑफ हैवी टैक्स, यानी हैवी टैक्स उसको भरना था गवर्नमेंट पे, ये भी गलत हो जाएगा। टू रिपेयर हिज हाउस, अपना घर बनाना था, ये भी गलत होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें हमने आपको पढ़ाया था, नहीं तो सर्च कर लेना ए लेटर टू गॉड बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको मिल जाएगा ना। और नोट्स इसके हमने हिंदी में कन्वर्ट करवा के ग्रुप में डाल दिए हैं। इसमें हमने आपको बताया था लेंचो नामक एक किसान है, उसकी फसल तैयार हो गई थी, बारिश हो गई, ओले गिर गए, फसल बर्बाद हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि 100 पैसे हमको भेज दो। भगवान ने नहीं, पोस्ट मास्टर ने उसके लेटर को पढ़ा और बहुत जोर से ऐसा बोला 100 पैसे मांग रहा है भगवान से। लेकिन फिर उसने कहा भाई इसकी जो वो है इसकी भावना, इसको भावना को आहत नहीं करते, भगवान के प्रति इसका बहुत विश्वास है, तो चलो हम लोग इकट्ठा करके इसको कुछ पैसे देते हैं। फिर पोस्ट मास्टर ने 70 पैसों इकट्ठा करके उसको दिया था। बाद में ये सारी कहानी आपको बता रखी है, आप पढ़ लेना एक बार सर्च करके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड में व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर इमीडिएट रिएक्शन आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर एंड व्हाट डिड ही इवेंचुअली डिसाइडेड टू, यानी कि इसमें जो है लेंचो के लेटर को पढ़ने के बाद में पोस्ट मास्टर का तुरंत क्या रिएक्शन था और उसने क्या डिसाइड किया बाद में इस लेटर को पढ़ने के बाद में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपको बताया था कि वो हंसता है, सबसे पहले तो हंसता है, ही लाफ हटली, बहुत जोर से हंसता है, बट लेटर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, बस थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि नहीं इसके लेटर को हम जो है इसका जो है आंसर देंगे। और क्या करता है, टू कीप लेंचो फेथ इन गॉड इन एक्ट, यानी कि जो गॉड में जो भगवान में उसका फेथ है, यानी जो विश्वास है, इसका विश्वास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इसकी प्रतिक्रिया रहती है, पहले वो हंसता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका एक और कहानी आपके उसमें दे रखी है, ग्रिफिन वाली कहानी, फुटप्रिंट वाली, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये कहानी भी आपके उसमें दे रखी है सिलेबस में। देखिए क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट हाउ डिड ग्रिफिन मेक हिज फिजिकली बॉडी कंप्लीटली इनविजिबल, यानी कि जो ग्रिफिन वाली कहानी है ना फुटप्रिंट विदाउट फीट में, इसमें हाउ डिड जो ग्रिफिन नामक व्यक्ति है मेक हिज फिजिकल बॉडी कंप्लीटली इनविजिबल, यानी अपनी फिजिकल बॉडी को, जो उसकी बॉडी थी, इसको कंप्लीटली इनविजिबल कैसे बनाता था, अदृश्य कैसे बनाता था, मिस्टर इंडिया कैसे वो बन जाता था। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी बाई सोलिंग सर्टेन रेयर ड्रग्स दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट लाइक ए ग्लास, यानी कि कुछ ड्रग्स को पी लेता था जिससे उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट बन जाती थी, यानी ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट बन जाती थी। तो देखो ग्रिफिन एक विलक्षण लेकिन सनकी वैज्ञानिक था। उसने कई प्रयोगों के बाद कुछ ऐसी दुर्लभ दवाइयां बना रखी थी जिन्हें निगलने के बाद मानव शरीर कांच की तरह एक शीट की तरह पूरा पारदर्शी हो जाता है, यानी मिस्टर इंडिया बन जाता है, दिखाई नहीं देता है। ये ग्रिफिन वाली कहानी में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी ग्रिफिन से है, कह रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट में व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर एट नाइट, यानी कि
जो ग्रिफिन नामक व्यक्ति है उसने लंदन की बड़ी सी दुकान में सोने का निर्णय क्यों लिया? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आइए आंसर देखते हैं फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द बिटर मिड विंटर कोल्ड एंड गेट सम क्लॉथ टू वियर। यानी कि देखो वो जब दवाई पीता था ना, तो दवाई पीने से पहले वो अपने शरीर के सारे कपड़े उतारने पड़ते थे, तभी वो अदृश्य हो सकता था। अगर वो कपड़े नहीं उतारता तो वो अदृश्य नहीं हो सकता था। तो उसने डिसाइड किया भाई अदृश्य हो रहा है, लंदन में इतनी बहुत भयंकर ठंडी पड़ती है और उसको अदृश्य होने के लिए कपड़े उतारने पड़ते थे। इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि भैया एक लंदन की एक स्टोर है, उस पर चलते हैं, वहां पर अपन रहेंगे जिससे अपन को ठंडी ना लगे। ठीक है, तो लंदन में जो कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। जो मिड विंटर पड़ रही थी, अदृश्य रहने के लिए गिफिन को बिना कपड़ों के रहना पड़ता था। इस भयानक ठंड से बचने के लिए खुद को गर्म रखने और खाने पीने की चीजों के लिए रात में छिप करके लंदन के एक बड़े से स्टोर में वो घुस गया था और छिप करके वहां पर रह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस यूज्ड फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस को पढ़ करके बताइए ये कौन से टेंस में दिया गया है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी विल हैव बीन टीचिंग एट दिस यूनिवर्सिटी फॉर अ डिकेड। यानी कि इस ईयर के लास्ट में वो उसके कितने डिकेड का होता है 10 साल, उसके 10 साल पूरे हो जाएंगे जब से वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा। बताइए कौन से टेंस में दिया गया है। अच्छे से पढ़ाया है आपको, टेंस पीडीएफ भी आपको दी है। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, दिए गए वाक्य में बिल हैव बीन दे रखा है, तो बिल हैव बीन किसकी पहचान होती है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। बिल हैव बीन आपको दिख गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, बताइए। चलिए पढ़ लिया होगा आपने, आंसर बता देते हैं। बी बिल्कुल सही लिखा है, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट यस्टरडे इवनिंग। यानी कि मैं अपने असाइनमेंट को कल शाम तक पूरा कर लूंगा। सही आंसर देखिए, व्याकरण के नियम के अनुसार जब व्यक्ति वाक्य में भूतकाल का कोई निश्चित समय जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, 2020 दिया गया हो तो वह हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। कह रहा है कि मैंने अपना जो काम है ना वो कल रात तक कर लिया था। ठीक है, तो सब्जेक्ट पर वर्ब टू दी गई है, इसका प्रयोग इसमें किया गया है, इसी का प्रयोग इसमें होगा। पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। और तो आई फिनिश्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट यस्टरडे इवनिंग, मैंने कल रात तक, कल शाम तक अपने असाइनमेंट को पूरा कर लिया था। 7 नंबर देखिए, कह रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आपको लगाना है। पैसेंजर डैश फास्टन देयर स्टेबल्स बिफोर द एरोप्लेन टेक्स ऑफ, इट इज स्ट्रिक्टली सेफ्टी रेगुलेशन। यानी कि जितने भी भाई वो होता है ना, अनाउंस होता है ना एरोप्लेन में बैठने के बाद में कि जितने भी एरोप्लेन में बैठे हुए अब मतलब वो हैं क्या कहते हैं, अभ्यर्थी कह रहे थे, अभ्यर्थी तो आप लोगों, जो यात्रीगण बैठे हुए हैं अपने सीट बेल्ट बांध लें, अपने कमर की पेटी बांध लें, जिससे कि आप लोगों को, और इस बात को स्ट्रिक्टली बोला गया। स्ट्रिक्टली मतलब कि आपको ये करना ही करना है। तो जब भी कहीं कोई बात, कोई नियम स्ट्रिक्टली आपसे फॉलो कराया जाए तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन लगेगा? इन 4 में से ऑप्शन सी मस्ट लगेगा। पहले भी आपको बता चुके हैं, पहले हमने इससे पहले वाले में कराया था लाइसेंस वाले में ना, बाइक के लाइसेंस वाली बात जब आई थी पुलिस ऑफिसर वाली, शायद प्रैक्टिस नंबर 4 में कराया था, तब भी आपको बताया था स्ट्रिक्टली कोई बात, कोई नियम फॉलो किया जा रहा है, हेलमेट वाली बात आई थी, तो वहां पर आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। चलो भैया 8 नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर। कल भी डिटरमाइनर जो है आपके उसमें पूछा गया है, क्या कहते हैं, जेल पैरी वाले एग्जाम में, उसी को हम लेकर के आ गए हैं भैया। ठीक है, द रेसिपी रिक्वायर्स डैश शुगर बट नॉट टू मच। यानी कि ये जो रेसिपी है ना उसको शुगर चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। क्या लगेगा? फ्यू लगेगा, एलटी लगेगा, मैनी लगेगा, सेवरल लगेगा। तो भाई इसमें से 3 आपको दिख रहे हैं जो काउंटेबल है। शुगर क्या आप चीनी को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे भाई? मैनी तो हम लगा नहीं सकते हैं ना। देखो मैनी लगाएंगे, ए फ्यू मतलब काउंट करने वाली चीज़ों के लिए लगता है, मैनी काउंट करने के लिए लगता है, सेवरल काउंट करने के लिए लगता है। तो फिर क्या लगाएंगे? एलटी लगाएंगे। ठीक है, जो थोड़ी सी शक्कर है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत से काम हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सच एज ए लेटर टू एडिटर, जो एक लेटर हम एडिटर को लिख रहे हैं, व्हाट इज रिटन इमीडिएटली बिलो द सेंडर एड्रेस। सेंडर का जो एड्रेस बाएं साइड में लिखा जाता है उसके जस्ट नीचे हम क्या लिखते हैं? बताइए। एक लेटर में जो हम फॉर्मल लेटर होता है किसी एडिटर को लिख रहे हैं, उसमें सेंडर के एड्रेस के नीचे क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, या फिर दो डियर मैम, डियर सर लिखते हैं, या फिर डेट लिखते हैं, या रिसीवर्स डिग्निजेशन एंड एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना डेट लिखी जाती है। जब भी किसी इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल को दे रहे हैं, किसी ऐसे लोग को दे रहे हैं जो ऑफिशियल हैं, तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस डालते हैं और एड्रेस के जस्ट नीचे बोला गया, जस्ट नीचे, जस्ट शब्द लगा हुआ है ना, इमीडिएटली जस्ट नीचे, तो एड्रेस के जस्ट नीचे हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपके सामने, देखिए। व्हेन राइटिंग एन एसे, जब आप एक एसे को लिख रहे हो या फिर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को लिख रहे हो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंक्लूजन पैराग्राफ। यानी कि कंक्लूजन जो हम लिखते हैं लास्ट में, उस कंक्लूजन का मेन उद्देश्य क्या होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। पूरा हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है मेरे भाई, ठीक है ना। एक एक चीजें हमने सिलेबस से उठाई हैं आपके, यही प्रश्न आपको मिलेंगे, आप देख लेना।
सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टू समराइज द मेन पॉइंट। जो उस पूरे निबंध का, जो उस पूरे आर्टिकल का मेन पॉइंट होता है, उस मेन पॉइंट को हम लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में लिख देते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा वीडियो समाप्त होता है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। हमने अपना काम कर दिया, अब आपको करना है लाइक, शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे। कल टॉप 100 में अगला टॉपिक वाइज टॉप 100 एमसीक्यू आने वाले हैं। मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की वीडियो अलग से चलती रहेगी, एनालिसिस आपका अलग से चलता रहेगा, जेल पैरी का सब कुछ आपको देखना है। सारी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद है। अब इसको लाइक करके शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। जो लोगों ने नोट्स लिया है उनको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो है एग्जाम एनालिसिस आने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट का, जेल पैरी का। सब लोग एनालिसिस देखना, इससे आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह से प्रश्न जो है एपटेक के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी नोट्स सब लोग ले लेना, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये नोट्स। इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।